हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आज हमारे साथ आप ही में से एक जाबाज जिन्होंने आरआरबी एएलपी में अपनी एक सीट सुरक्षित की है और आरआरबी एएलपी में सेलेक्टेड स्टूडेंट है। आज हम जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी कि इन्होंने अपनी पूरी आरआरबी की तैयारी में किस प्रकार से अपनी प्लानिंग की, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की और कैसा रहा इनका सफ़र आरआरबी एएलपी में सेलेक्ट होने तक का। और वैसे भी आरआरबी की जॉब कैसी है, कैसे उसमें सिलेक्शन आपका कैसा, पेपर लेवल, सब आपको आज डिस्कस करेंगे हम सर के साथ। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए 4 लाइन, और इन पे भी सूटेबल बैठती है। आज इनकी स्टोरी आप सुन के ये देख सकते हो कि हाँ, ना कोई कठिनाई, ना कोई कठिनाई, ना कोई तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए सर, आपको सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि कैसा रहा है अब तक का सफ़र आपके यहाँ तक पहुँचने का। सर सबसे पहले तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। सबसे पहले नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। सर हम यहाँ पहुँचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हमें। रोज़ अप टू डेट भी करते थे, घर से जॉब करते थे हम, और हमसे हो नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। तैयारी कर रहे थे हम, लेकिन कुछ सफलता हाथ नहीं लगी पा रही थी, ना टाइमिंग हो पा रही थी। जॉब करते थे, क्या करें। फिर एग्ज़ामपुर मिला हमें यूट्यूब पे, जिसकी वजह से हमारा ये एग्ज़ाम पूरा क्रैक हुआ, पूरी फुल स्ट्रेटेजी से। अप टू डेट हमें क्वेश्चन मिले एग्ज़ाम में, जो सर ने पढ़ाया पूरा साथ रहा, आशीर्वाद रहा सर का हमारे साथ, बहुत ही रहा। क्वेश्चन स्टूडेंट हो आप, सिलेक्शन हो चुका है। अब कोई ऐसा नहीं है कि अब फंसने वाले नहीं हो बीच में। तो थोड़ा सा ऊर्जा होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए, युवा अवस्था है अभी। थोड़ा सा आवाज में दम। अब हम सर बताए अपने बारे में। मेरा नाम ताजिम अली है, सुनोब नसीम अहमद। और जैसे कि आपको मालूम है, इनका नाम है ताजिम अली, और ये अभी सेलेक्टेड हुए हैं आपके आरआरबी एएलपी, जो हाल ही में आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसमें सेलेक्टेड हो गए हैं। अभी ट्रेनिंग पीरियड में गाजियाबाद में इनकी अभी ट्रेनिंग हो रही है। ओके, तो अभी हम एक एक चीज़ जानेंगे इनके बारे में, कैसे इन्होंने तैयारी की है, ट्रेनिंग लाइफ कैसी है, आरआरबी की जॉब कैसी है, ये सभी एक एक चीज़ हम पॉइंट वाइज जानेंगे। तो तैयारी के बीच में ऐसा तो हुआ होगा ना कि कोई अड़चन आई हो, कोई दिक्कतें हों तैयारी के बीच में, जैसे कि सभी स्टूडेंट के साथ होता है, टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा, या फिर फाइनेंशियली दिक्कत के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ऐसी कोई आपके भी लाइफ में अड़चन आई होगी? तो उसके बारे में क्या बताएं? यस सर, हमारी लाइफ में भी जैसे आमतौर की हर मुश्किलें आई, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जैसे ही हम जॉब करते थे, सुबह 8 से निकलते थे, रात को 8 बजे ही घर आते थे, और टाइम भी नहीं मिल पाता था। बस क्या करें, बीच तैयारी कर ही रहे थे साथ में। सर एग्ज़ामपुर से ही पढ़े हम, और 4 घंटे ही मिलते थे हमें 8 से 12 बजे तक के। हम विवेक सर को बहुत अच्छे से फॉलो किया, इनकी एक एक लफ्ज़ हमारे दिल में बसे, हमें मोटिवेट किया बहुत अच्छे से। सर कहते थे कि 4 घंटे में मर नहीं जाओगे तुम। तो बस वही बात दिमाग में रखी और तैयारी करते रहे। तो आपने इससे पहले कहीं जॉब कर रखा था, तो उस जॉब के बारे में कि कहाँ पे आपने जॉब कर रखा था और क्या मतलब दिक्कतें हो रही थी? यस सर, हम क्यों नहीं मिल पा रहा प्राइवेट था? कंपनी में ही एम्प्लॉय थे, और ग्रुप डी की बेस की हमारी जॉब थी। तो इतना कुछ ना इज्जत थी ना कुछ वो था, बहुत अड़चनें आती थी हमें बीच में। तैयारी के समय आपको दिक्कतें हो रही होंगी, या फिर आप जिस जॉब में कर रहे होगे टाइम नहीं मिल पा रहा होगा जॉब करते समय। इसलिए कि इन्हीं की तरह, जैसे कि आपके तजीम अली हैं, इन्हीं की तरह आप लोगों में कई ऐसे बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं अभी। ओके, और जॉब के बाद उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि सर समय नहीं मिल पाता, क्या हो पाता है। तो उन्हीं में से आपके एक स्टूडेंट ये भी हैं, ये भी आपके जॉब कर रहे थे। हमसे बात हुई है अभी, तो इन्होंने बताया था कि इन्होंने अभी ग्रुप डी लेवल की बैंक में पियून की जॉब कर रहे थे। ओके, बैंक में समझ जाओ पियून की जॉब। और वहाँ से पियून की जॉब जानते ही हो ना, उतना इज्जत रहता ना कुछ। तो इन्हें बात लग गई, किसी एक बड़े अधिकारी की बात लग गई है, कुछ उस अधिकारी ने इन्हें कुछ बोला था और वो बात लग गई। तो उसी दिन इन्होंने ठाना कि नहीं, अब ये जॉब हमें नहीं करनी है, अब मुझे एक इज्जत की नौकरी पानी है
और उसी समय आपका ALP का फॉर्म आया था, है ना? यस सर। तो उसी समय इनका ALP का फॉर्म आया, इन्होंने फॉर्म फिल किया और उसके बाद कैसे आपने एग्जामपुर के बारे में जाना, कैसे फिर आपने तैयारी स्टार्ट की? पहला पेपर आपका नॉन टेक का था, तो वो किस प्रकार से उसकी तैयारी आपने कर रखी थी? तो ये सब चीज़ें आप एक बार बताइएगा। यस सर। जैसे ही ALP का एग्ज़ाम आया, मतलब नोटिफिकेशन आया उसका, तो हमने फ़िलअप करा। अब फ़िलअप करने के लिए हम मार्केट गए, बुक वगैरह लाए, लेकिन बुक से इतना कुछ अच्छा खास नहीं पढ़ पा रहा था मैं। पूरा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, जितना भी रीजनिंग वगैरह, पूरा जीरो से शुरू करना पड़ पा रहा था। लेकिन वो इतना लंबा था कि टाइम भी कम था एग्ज़ाम का, 1 घंटे का होता है एग्ज़ाम, तो इसलिए कुछ वो नहीं पा रहा था। कुछ अलग से ही एडवांस चाहिए था। यूट्यूब पे खोज किए, यूट्यूब चैनल, काफ़ी सारी वीडियो देखी, कुछ मिल नहीं पा रहा था, मतलब टाइम टेबल नहीं बैठ पा रहा था। फिर इसी बीच में एग्ज़ामपुर की एक किस्मत अच्छी थी कि हमें मिली एग्ज़ामपुर की एक वीडियो, विवेक सर की देखी हमने जो थे। विवेक सर की? यस सर। उनका मतलब पढ़ाने का ही जज्बा इतना था कि खुद से ही मोटिवेट हो गए, मैंने देखते ही एक वीडियो ही वैसे ही। मतलब सर हमारे एक रात को 1-1 बजे तक ऑनलाइन आ रहे, तो मतलब जब वो ऑनलाइन आ रहे तो हम भी कुछ कर सकते हैं यार। तब तो ये एग्ज़ामपुर स्टार्ट ही हुआ था बिल्कुल। हमने भी सर को फॉलो किया। और सर की एक बात बस हमेशा दिमाग में रहती थी कि 4 घंटे सोओगे तो मर नहीं जाओगे तुम। अच्छा, विवेक सर हमेशा आपसे बोलते रहते हैं ना कि 1-2 महीने तैयारी क्या होती है। इन्होंने तैयारी स्टार्ट की, 2-3 महीने का वो पीरियड होता है। तो विवेक सर हमारे कहते रहते हैं, हम लोग भी आपसे कहते रहते हैं कि अगर वो 2-3 महीने में आप कम सोओगे ना तो मर नहीं जाओगे। उस 2-3 महीने का संघर्ष आगे आपकी ऐसी लाइफ दिला सकती है, एक RRB का रिस्पेक्टेड जॉब दिला सकता है। तो वही चीजें, और आगे बताइए उसके बारे में फिर कैसे आपने? सर हमारा CBT 1 हुआ। एग्ज़ाम देने के बाद अच्छा फील हुआ काफ़ी। डिट्टो बिल्कुल जो सर पढ़ाते थे बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन मिले, मैथ में भी सेम डिट्टो छपे हुए वही बिल्कुल। फिर CBT 1 क्लियर हुआ। उसके बाद CBT 2 में फर्स्ट पेपर था नॉन टेक्निकल प्लस इंजीनियरिंग था, वो बेसिक टाइप इंजीनियरिंग था, जिसमें सर ने हमें पढ़ाया। डीजल से भरा था हमने, सर डीजल की प्योर क्लास लेते थे। उधर नॉन टैक चल रहा था, इधर टैक चल रहा था। सर ने जो जो एग्ज़ाम डीजल के पढ़ाए बिल्कुल डिट्टो सेम मिले। पहले ही कह रहे थे सर कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही नोट्स बनाए सर ने, इतने अच्छे तरीक़े से नोट्स बनाए कि मतलब बस नहीं मिलने का ऐसा। पेड कोर्स करके भी तो भी नहीं ऐसे नोट्स मिलेंगे, ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा। हम करते रहे फॉलो, सर को फॉलो करते रहे। क्लियर हुआ, सेकंड एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ। उसके बाद साइको के लिए बिल्कुल नया फील्ड था ना, कभी पहले साइको का नाम सुना ना कुछ सुना सर। फिर देखे 1-2 बार यूट्यूब पे, आप इधर भी देखे, सर ने बताया कि आएगा हमारा साइको कोर्स आएगा। सर ने क्लासेस स्टार्ट की, हमने भी सर के साथ ही रहे। फिर उधर दोस्तों ने पेड कोर्स खरीदे दिल्ली में, कुछ उनकी फ़ीस भी कुछ 5-6 हज़ार ही थी। तो हमें भी आके उन्होंने ऑफलाइन यस सर, ऑफलाइन कोर्स 1 हफ्ते की कोचिंग थी वो, और उसमें 5-6 हज़ार रुपये फ़ीस थी। अच्छा, हमें भी लगा शायद कम टाइम है तो हम भी जाए दिल्ली, लेकिन पहले से ही जॉब में फंसे हुए तो जा नहीं पाए। फिर सोचा कम ही ले लो लेकिन कर लो उसे, 100% कर लो। रहे यहीं, सर की क्लासें चली साइको में, मतलब फर्स्ट एक चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ाया बिल्कुल। फिर सर ने टेस्ट सीरीज निकाल ली। बहुत ही मतलब मेरे दोस्तों 5-6 हज़ार रुपये दे के वहाँ गए, फिर भी इतना कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इतने कम रुपीज़ में इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज, यस सर, घर में रह के ही इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज आई। 50 उसमें टेस्ट थे, 50 के 50 करे, रिपीट बार बार रिपीट किए। साइको एग्ज़ाम आया, गए, बिल्कुल जैसा हमारे सर का कंप्यूटर में जैसे तरीका चल रहा था वो बिल्कुल सेम डिट्टो बिल्कुल ऐसे ही आया। और प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई वहाँ पे जाके कि समय से पहले ही साइको टेस्ट भी समय से पहले ही हो जा रहे थे सारे क्वेश्चन। अच्छा। और वहाँ बैठ के इतना टाइम मिल रहा था कि हम देख लो कि कोई छूट तो नहीं गया क्वेश्चन। अच्छा, इतना अच्छी तरीके से तैयारी हुई एग्ज़ामपुर की वजह से, जो भी है एग्ज़ामपुर की वजह से ही है। अच्छा, बहुत अच्छा रहा हमारा एग्ज़ामपुर का टाइम। कभी कभी आप तैयारी कर रहे होगे तो बीच में ऐसी समय आई होगी जब लगा होगा कि यार अब नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसा बीच बीच में डिमोटिवेशन होता है बच्चों को। कई बच्चों को ऐसा होता है डिमोटिवेशन कि अब उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, या फिर पहले कोई एग्ज़ाम दिए हो आप तो नहीं निकलता है, तो फिर बच्चा निराश हो जाता है कि यार अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो आपके भी जीवन में वो समय आया होगा, तो आप उस समय को कैसे टैकल किए थे? सर सबसे बड़ी मुश्किल तो मैं टाइम से ही हो पा रही थी। फिर 1-2 एग्ज़ाम भी दिए हमने, वो नहीं निकल पाए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। एग्ज़ामपुर के साथ ही लगे रहे हम, काफ़ी समय नहीं मिल पाता था हमें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में यही थी कि समय नहीं मिल पाता था। सुबह 8 बजे घर से निकलते थे, रात को 8 बजे ही हम घर आते थे। अच्छा, जॉब में? यस सर। फिर
बस जितने भी आप लोग पढ़ाते थे उसका नोट्स बनाते थे। जो जब जॉब करता था, जॉब में सर जो सुबह को करंट अफेयर बताते थे, जीएस के नोट्स थे जितने भी, जो मतलब सुनने के थे, उन्हें मैं फ़ोन यहाँ लगा के ऐसे और सुनता रहता था। पूरा टाइम फ़ोन ऐसे ही रहता था मेरा, मतलब जो मैं सुन के कर सकता था वो मैंने सुन के किया। जो मैं भी अपने सुबह को उठने से पहले, उठने जैसे ही उठा साइड में चला दी करंट अफेयर की वीडियो, मंथली भी देते थे एग्जामपुर वाले। रात को जैसे सोने गए, वीडियो चला दी ऑडियो में, हमारी करंट अफेयर जी के हमने ऐसे कवर की पूरी, एग्जामपुर की वजह से ही किया सब। मतलब आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। इस लाइन जो बोले है ना कि सुबह उठा वीडियो स्टार्ट करके मैं सुनता गया करंट अफेयर्स, रात में सोने से पहले सुनता गया करंट अफेयर्स। मतलब समय कम थी इनके पास, 8 बजे ये जॉब के लिए निकलते थे, रात में ये 8 बजे जॉब से वापस आते थे। फिर भी उसके बाद जो समय बचा उस समय का यूज करके आपके एएलपी का एग्जाम इन्होंने टैकल किया है। और आप भी जानते हो एएलपी का जो लेवल है ना वो आपके एनटीपीसी से मिलता जुलता है। एनटीपीसी के ये रेलवे की वो भी जॉब है, रेलवे की ये भी जॉब है। तो अगर कोई बच्चा ऐसे जॉब वाले हो तो वो डीमोटिवेट ना होना, आप कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। बस मन में वो एक होती है ना कि ठान लेना कि हाँ कर सकता हूं मैं, तो वो एक बार अपने अंदर जगाओ कि हाँ मैं वो कर सकता हूं और वो आपके लिए जरूर होगा। ठीक है, तो आपके सफलता में एग्जामपुर का तो बहुत ज्यादा ही रोल रहा है। एग्जामपुर का अगर मैंने 100% मेहनत करी तो पूरी की पूरी 100 की 100% मेहनत एग्जामपुर को जाती है, पूरा उसका पूरा क्रेडिट। अगर 1% भी एग्जामपुर नहीं होता तो मैं यहाँ बिल्कुल भी ना आ पाता। आरआरबी सब सोच भी नहीं सकता था कि मैं आरआरबी में आ जाता। एग्जामपुर की वजह से मेरा ये निकला एग्ज़ाम आरआरबी एएलपी का। बिना एग्जामपुर के मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं निकाल पाता। मटेरियल इतना अच्छा मिला, इनसे साथ मिला, मोटिवेशन मिला, बहुत अच्छा मिला। बिना एग्जामपुर के असंभव था ये बिल्कुल। अच्छा, तो एक बार आप थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आरआरबी की जॉब कैसी है। आरआरबी की जॉब कैसी है सर? इसलिए कि आरआरबी की बहुत सारी अभी वैकेंसीज पड़ी हैं, तो वहाँ से थोड़ा पता चलेगा कि हाँ आरआरबी की जॉब कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसा है। तो बहुत बच्चे वहाँ से मोटिवेट होंगे हमारे। तो एक बार आप बताइए कि आरआरबी की जॉब कैसी है, ट्रेनिंग पीरियड से कोई ऐसी रोचक चीज़ें जो आप शेयर करना चाहो तो एक बार शेयर करिए। सर, जब हमें पता लगा हमारा आरआरबी में सिलेक्शन हुआ तो पहले ही सुना था, गांव वाले कहते थे भाई आरआरबी की जॉब शाही जॉब है, ये वहाँ सुना था आरआरबी की जॉब शाही जॉब है। अब आगे पता भी लग गया, सही कह रहे थे। बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है आरआरबी में, बहुत बढ़िया। मतलब जैसे ट्रेनिंग चल रही है अभी हमारी, तो सेम कॉलेज लाइफ आ गई। मतलब बढ़िया मज़ा आ रहा, बहुत अच्छे टीचर मिल रहे, बहुत ही एक्सपीरियंस बेस से हमें पढ़ने को मिल रहा। काफ़ी उन्होंने भी ट्रेन चलाई है, अब वो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और काफ़ी सुविधाएं देती है रेलवे, बहुत ज़्यादा। मेडिकल बच्चों की पढ़ाई काफ़ी अच्छा। सैलरी भी बहुत सही है। आखिरकार सब सैलरी के भी बेस पर कुछ जॉब डिफेंड करते हैं, तो आरआरबी सबसे सही है। नॉन टेक निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, बस आरआरबी में घुस जाओ एक बार। जैसी भी जॉब मिल रही है आरआरबी में, बहुत अच्छी रेलवे है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेल में फ्री आपका अभी से ही हो गया होगा आना जाना। बच्चे तो ज़्यादा, जैसे कि हम बात करते थे तो उस समय बच्चे बोलते थे कि आरआरबी की प्रिपरेशन करना है। अगर हम अपने दोस्तों से पूछे क्यों, तो कहते थे यार आना जाना फ्री हो जाता है। तो हम बोले अच्छा, आने जाने के लिए तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर करता है ना। यस सर, अच्छा, बहुत सहूलियत देती है हमें। हॉस्टल रूम भी मिला हुआ है, फर्स्ट क्लास बिल्कुल। पेड करके भी हम इतनी सुविधा नहीं पा सकते जितनी हमें फ्री में मिल जाए आरआरबी की वजह से। तो एक चीज़ है, आरआरबी की जॉब वाकई में एक शाही जॉब मानी जाती है। तो जितने लोग आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी बात है कि आरआरबी, अगर एक बार आप आरआरबी में जॉब ले रहे हो ना, तो कहा जाता है कि आरआरबी ने आपको गोद ले लिया। आरआरबी ने आपको गोद ले लिया, उसके बाद फिर आपको पूरी जीवन में कोई टेंशन नहीं है। बस जॉब जाइए, आइए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए। तो पूरा उसी तरह मोटिवेटेड रह के प्रिपरेशन करिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मानना होता है कि ऑनलाइन से आरआरबी निकालना या फिर ऑनलाइन से टेक्निकल एग्जाम निकालना ये पॉसिबल नहीं है। उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? सर, मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं सभी को बताता हूँ एग्जामपुर को फॉलो करो, ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन कोई भी बात नहीं मानता। मतलब मैं सेलेक्ट हो गया तभी भी नहीं मानते, ये कहते हैं कि हो नहीं पाता। अब देखो, जैसे हम ऑफलाइन कर रहे हैं कहीं कोचिंग, 20 मिनट जाने में ज़ाया होगी, 20 मिनट आने में, 20 मिनट वहाँ ऐसे ही दोस्तों के साथ बात हो जाती है, पूरा 1 घंटा तो ये
फिनिश हो गया। एग्ज़ाम पूरा ही 1 घंटा बचा रहा। और एग्ज़ाम ऑनलाइन पढ़ने से एक फ़ायदा ये है कि अगर हम मतलब लग रहा हमें कि हमने ये पढ़ रखा, तो हम उसकी स्पीड बढ़ा के देख लो, उसे डाउनलोड करके बार बार देख लो। नोट्स जी के रिवीजन के लिए वीडियो चला लो, जो टाइम तुम्हारे पास तुम यूज़ नहीं कर पा रहे, बाहर हो, ऑडियो सुन लो। रात को जैसे मैं करता था, लेट के वो साइड में चला लेते थे वीडियो, तो रिपीट, रिवीजन ही रिवीजन। ऑनलाइन कोर्स से हज़ारों फ़ायदे, हज़ारों। और अभी तकरीबन 1-1.5 साल में ही ऑफलाइन तो सबका मतलब बिजनेस ही बंद हो जाएगा वो। अभी सही होने लगा। हम जहाँ पहले कोचिंग जाते थे तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गए वहाँ बच्चे, सब ऑनलाइन पे ही पढ़ रहे हैं। और एग्ज़ामपुर काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है इस चीज़ के लिए, तो यहाँ फॉलो करो, शेयर करो और सब हमेशा रूटीन में रहो सर के साथ। सर जैसे जैसे टाइम टेबल बनाते हैं उसे फॉलो करो, सर की एक एक बात को फॉलो करो। एग्ज़ामपुर फ्री में ही मतलब हमारे सभी स्टूडेंट्स का इतना फ़ायदा चाहते हैं, इतना तो कोई पेड करके भी नहीं चाहता होगा। तो जैसे कि आप तैयारी कर रहे होगे तो कई बार आपके लिए ऐसा हो रहा होगा कि डिमोटिवेट हो जाते होगे, तो आप पूरे अपने तैयारी के समय में, जैसे अभी भी कई हमारे एनटीपीसी स्टूडेंट्स हैं, कई हमारे ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं, और भी कई प्रकार आपके दिल्ली पुलिस हुआ, टेक्निकल के एसएससी जेईई हुए, कई प्रकार के हमारे स्टूडेंट हैं, तो बीच में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और ऐसा सबके तैयारी के समय में आता है। तो आप अपने आप को बीच बीच में कैसे मोटिवेट रखते थे, कैसे अपने लक्ष्य के प्रति मतलब कि हाँ हमें पाना है, तो वो कैसे मतलब मोटिवेट रखते थे अपने आप को? सर जब हम तैयारी शुरू किए तो हम भी काफ़ी बार मोटिवेट की मतलब चाहती है, हम अपने मार्ग से भटक रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। फिर विवेक सर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, हम उन्हें फॉलो करते थे। एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवन संजीवनी है, उसे बार बार सुनते थे, मतलब वो भी बहुत कठिनाई से गुजरे। जिस पोजीशन में APJ अब्दुल कलाम रहे उसमें अगर हम हो तो हमसे तो बिल्कुल भी संभव नहीं, इतने बड़े पद पे पहुंच जाए। फिर भी सर की बस एक बात की ध्यान रही थी कि अगर 4 घंटे सोओगे तो मर नहीं जाओगे बस। और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का मतलब मुहावरा याद थे कि आराम हराम है। तो पूरी तैयारी में बस जब भी ये मन करता था कि आराम, लेट जा, छोड़, आज नहीं पढ़ते कल, तो बस खुद से हम यही कहते थे कि आराम हराम है। अच्छा, फिर लग जाते थे अपने फिर लग टाइम जाते थे, टेबल पे। उठते थे बार बार, उठ, सो, आलस सारा हटा, आलकस, उठ, पढ़, सिर्फ तुझे RRB ALP निकालना तो निकालना, बस लिख दिए थे मतलब कि RRB ALP निकालना तो निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाए इसके लिए, लेकिन RRB ALP निकलेगा तो निकलेगा। तो आप एक बार अपनी रणनीति बताओगे जिससे ये होगा ना कि आरआरबी की तैयारी कर रहे स्टूडेंटों की या फिर टेक्निकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंटों की आप उसमें हेल्प हो सकता है। तो आपकी कैसी रणनीति थी, किस टाइम पढ़ते थे, कितना किस सब्जेक्ट पे टाइम देते थे, और वेटेज जैसा कि आपका फर्स्ट पेपर था ALP का, वैसा ही आपका NTPC का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, वैसा ही आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक बार आप ये बताइए कि किस सब्जेक्ट की कैसी प्रिपरेशन कर रहे थे और कितना आप उस पर टाइम देते थे, कितना प्रैक्टिस करते थे, एक बार अपनी रणनीति हम स्टूडेंट तक बताइए। सबसे पहले तो एग्ज़ाम का सिलेबस चेक करो, मतलब उसमें क्या है क्या नहीं। फिर खुद को चेक करो, भाई हम मैथ में कैसे, GS में कैसे, हिस्ट्री वगैरह खुद से क्या छुपाओगे। अब तुम खुद से ही अपने सर जैसे सर की क्लास के भी टाइम टेबल होते हैं, उनकी टाइम टेबल लिखो, किस टाइम क्लास है किस टाइम नहीं, उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ कि हमें किस टाइम क्या पढ़ना किस नहीं, जिसमें हम वीक है उससे ज़्यादा पढ़े। सर जो भी पढ़ाते हैं शॉर्ट नोट्स बनाए, उन्हें बार बार रिवीजन करें, रिवीजन ज़रूरी है। वो मैं एक बात ये भी फॉलो की कि जिस चैप्टर को तुम रिवीजन नहीं कर सको तो उसे पढ़ो ही, क्योंकि बिना रिवीजन के सब कुछ बेकार है, टाइम वेस्ट है। फिर वो अगर तुम रिवीजन नहीं कर पा रहे, उसका रिवीजन बहुत मस्ट है, रिवीजन करना चाहिए। अच्छे से नोट्स बनाओ आपके, अगर आप तैयारी कर रहे हो और नोट्स नहीं बना रहे तो फिर भी बेकार है, अपने नोट्स बनाओ। सर टाइम देते हैं, बहुत अच्छे वो बताते हैं कि इन चीज़ों को नोट्स करो, यही तुम्हारे लास्ट टाइम में काम आएंगे। अब तो हम नोट्स PDF में भी दे रहे हैं। यस सर, अब मैंने पेड कोर्स ख़रीदा था एग्ज़ामपुर का, मतलब उसमें इतनी मस्त नोट्स मिले कि मैं ऑफलाइन भी नहीं हमें ऐसे नोट्स मिल सकते, खुद के हाथ से लिखे हुए, रेड पेन से ये तक लिखा हुआ कि ये इम्पोर्टेंट है, इतना मतलब बिल्कुल मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, इतने अच्छे नोट्स मिले हमें। अच्छा, तो आप एक बार ये टाइमिंग कैसे प्रैक्टिस करते थे, मैथ्स कितना आप पढ़ते थे, रीजनिंग कैसे करते थे, आपका फिर GK GS वगैरह कैसे टैकल करते थे, तो उन सब के बारे में एक बार बताइए आप।
सर मैथ्स ही था थोड़ा वीक, क्योंकि मैथ्स हम पहले बेसिक तरीके से पढ़े हुए थे, लेकिन बेसिक तरीका तो बहुत कम चलता है वहाँ से। टाइम एडवांस, हाँ एडवांस, अगर आप एडवांस हो मैथ में तो ही मैथ को टैकल कर पाओगे, टाइम को भी टैकल कर पाओगे। सबसे पहले सर जो भी अभिनंदन सर से पढ़े हम, अभिनंदन सर ने ऐसी ऐसी रणनीति बताई मैथ की, अच्छा ट्रिक बताई, मतलब बेसिक टिप थी। अगर वो आप उन चीज़ों को फॉलो कर लो तो सारे फॉर्मूले एक तरफ, और वो टिप्स पूरे का पूरा एग्जाम उन टिप्स पे ही निकल जाएगा, पूरा चैप्टर हो। मैथ को 8 से 9 बजे 10 बजे तक हम मैथ करते थे, और फिर रीजनिंग प्रैक्टिस में रखते थे। रीजनिंग के सर प्रैक्टिस सेट भी बहुत कराते थे, उन्हें फॉलो करते थे रीजनिंग के। फिर कुछ पढ़ने का जीएस वगैरह ही, फिर मैथ दोबारा रिवीजन। जो टाइम हमारा जिसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे उसमें हमने हिस्ट्री वगैरह, जीएस वगैरह, या अपना रिवीजन जो हम सुन के कर सकते थे, या जस्ट ऐसे ही बुक वगैरह पढ़ के कर सकते थे, जिनका मतलब रिवीजन करना, वो टाइम हमने यूज़ किया सुबह 8 से 4-5 बजे तक। उसके बाद फिर हमें एक घंटा निकाल लेते थे, वैसे नोट्स बनाते थे। फिर सर के जितने भी इम्पोर्टेंट्स नोट्स होते थे वो बनाते थे। पूरा मतलब रूटीन से ही अगर चल पाओगे तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने का। और एक वाक्य आप जब बता रहे थे, जब हमसे पहले बैठे हुए थे तो एक वाक्य आपने इन्होंने बताया कि जब यहाँ जहाँ पे जॉब कर रहे थे ना ये, तो वहाँ पे ये क्लासेस लेते थे, जैसे थोड़ा सा समय मिल जाए तो जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहाँ पे ये क्लासेस लेते थे। और उस समय क्लासेस लेते समय किसी ने आपको कुछ टोका? हमारे जो ऑफिसर सर थे तो मतलब बस किसी बंदे में होती है कि वो पता नहीं क्या फील करे, तो बोलते थे कि तुम यहाँ पैसे किस लिए दे रहे, तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए दे रहे, काम करो। काफ़ी बहुत गंदा सलूक हुआ हमारे साथ। ये भी कि यस, जो मतलब जो कर रहे हो उसी में लगे रहो। हाँ, क्या वो हो नहीं पाएगा? अपना काम भी वो हमसे ही कराते थे, हमें टाइम नहीं मिल पाता था। काफ़ी डिसमोटिवेट भी करते थे वो, भरी भूली कहते थे। काफ़ी बुरा फील हुआ। वैसे एग्ज़ाम निकला वो मतलब उनकी बात हमने दिल पे ली, और तभी उसी दौरान ये एग्ज़ाम आया था। ये सोच रखी थी कि निकालना है एग्ज़ाम तो निकालना बस। अच्छा, बैंक जितने भी हम जॉब करते थे उसमें जो भी हमें टाइम मिलता था, जो थोड़ा फ्री टाइम मिलता था जॉब के दौरान, हम उसमें केवल एग्ज़ाम पूरी की वीडियो डाउनलोड करके रखते थे, उन्हें सुनते थे, देखते थे, बार बार सुनते थे। इनकी एक एक लाइन तक दिमाग में रट गई थी, बोलने तक रट गई थी लाइन। इतनी वीडियो सुनी है हमने, जो बहुत अच्छी वीडियो होती थी, नोट्स होती थी जिसमें पूरा मंथली करंट अफेयर होता था, या जैसे साइंस वगैरह के, बायो के, केमिस्ट्री के नोट्स, एक वीडियो होती थी जिसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस करते थे आप, हम उन्हें बार बार रिपीट करते थे। वही बस ऐसे ही रहा पूरा दिन हमारा ऐसे जाता था। कि मेहनत जो है ना, मेहनत और एक बहुत शिद्दत से, और वो चीज़ें तब होती है ना जब आपको कोई बोले कुछ करे, तो एक कोई होती है कि एक बात कोई दिल पे लग जाए, और दिल पे लग जाए तो फिर वो बंदा कुछ ना कुछ जरूर कर लेता है। और इनके साथ भी वही हुआ है। और आप लोग जो है ना डीमोटिवेट मत होइए। ये जॉब जो है सीट्स बहुत ज्यादा है और आपको आसानी से, इसलिए कि आप में फाइट करने वाले बहुत कम हैं। ये मत सोचिए कि ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, ज्यादा कम सीट है, ये कुछ नहीं है। फाइट करने वाले, शिद्दत से मेहनत करने वाले बहुत कम हैं। आप अगर चाहो तो वो आसानी से कर सकते हो, है। तो एक बार आप एएलपी के अपने पूरे सफर को आप किस तरह बयां करेंगे? अपने पूरे सफर के बारे में एक बार बताइए। बस काफ़ी मुश्किलों भरा रहा हमारा ये सफ़र। काफ़ी बार डिसमोटिवेट होते थे कि टाइम नहीं मिल पाता था, छोड़ा भी, बस अब मैं नहीं करना, छोड़ दिया। अब ठीक है, जैसे नौकरी आया हम अपनी वही कर लेंगे। जब नहीं हो पा रहा था तो फिर विवेक सर को देखते थे, एक मतलब रात को 2-2 बजे तक ऑनलाइन आ रहे, वो भी बिना किसी मतलब के। भाई जब वो इतना कर रहे तो हम अपने ही लिए खुद भी तो कुछ कर सकते हैं। वहाँ से भी मोटिवेट हुए, बहुत आए। फिर रात को 1-2 बजे तक ही सर के साथ पढ़े हम। ऑनलाइन भी क्लासें ली, बहुत टाइम कम मिल पाता था इसलिए ऑनलाइन क्लास लेने का, लेकिन हम उन्हें डाउनलोड करके स्पीड में बढ़ा के देखते थे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। और लेकिन रूटीन ही तोड़ा हमने, सर का पूरा साथ रखा पूरे टाइम। जैसे एक क्लास हमने अटेंड की, अगर कोई छूट जाती थी तो उसे बाद में भी अटेंड करते थे, लेकिन अटेंड जरूर करते थे हर क्लास को। अच्छा, मतलब ये पूरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्लासेस जो मिस करते हो, क्लासेस टाइम टेबल फिक्स्ड, एक आपका टाइमिंग होना चाहिए। इतने टाइमिंग पे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है,
ये क्लासेज अगर एक आपने बना लिया लक्ष्य, मान लो एनटीपीसी, या फिर एक लक्ष्य बना लिया आपने ग्रुप डी का, या फिर यूपीएसआई का, या फिर आप टेक्निकल में एसएससी जेई के लिए एक लक्ष्य आप अपना बना लिए, उसके बाद उस लक्ष्य को बस प्राप्त करना है, ये सोच के निकलना है। टाइम टेबल एक बार क्लासेस की अपने डेस्क पे रख लिया और उसके बाद उस अनुसार क्लासेस लेते गए। नोट्स अगर आपको पीडीएफ में मिल ही रही है और नहीं तो फिर नोट्स भी साथ साथ बनाते गए, और फिर प्रैक्टिस, मेहनत, ये सब चीजें जब मिल जाती है ना साथ में, तो आपकी सफलता जरूर पक्की हो जाती है। तो यहाँ पे आप एएलपी की जॉब तो आप पा चुके हो, इससे ये तो फाइनल है। इससे अब आगे आगे कुछ सोचे क्या करना है, या फिर एएलपी में, या फिर कुछ और सोचे हो, कुछ और टारगेट है, आप एक बार बताइए। अभी एएलपी में हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो इस दौरान तो पढ़ने का टाइम कम मिलेगा। वैसे अभी टीचर जो जितने हमारे सीनियर एएलपी है, लोको पायलट है, वो बता रहे थे कि अब टाइम बहुत कम है, तो अभी तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे कुछ पढ़ना। लेकिन अगर कुछ बना बाद के, अब टाइम फ्यूचर में क्या होगा इसका तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर कुछ हमें चांस मिला तो हम एग्जामपुर को ही पूरा फॉलो करेंगे, पेड कोर्स तक खरीदेंगे इनके और टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह सब एग्जामपुर से ही रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे एग्जामपुर के। और इन्होंने आरआरबी एएलपी का ही जॉब नहीं निकाला, इन्होंने आरआरबी जेई की भी जॉब निकाली थी, लेकिन बीच में आपकी ये ज्वाइनिंग वाइनिंग के प्रोसेस के चलते सेकंड पेपर जो इनका हुआ वो नहीं दे पाए, ठीक है। तो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह की, ट्रेनिंग वगैरह की जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, इसके वजह से सेकंड पेपर इनका नहीं हो पाया। तो आपका ये आरआरबी जेई का सफर वहीं तक रह गया। तो फिर वो कभी स्टार्ट करोगे जेई की? सर क्या सोच रहे हैं? उसके बारे में तो मतलब जुनून है, जब जुनून। पहले से ही था कि आरआरबी जेई जाना, ये नहीं पता था कि आरआरबी एएलपी में चले जाओगे। अभी आरआरबी जेई का सपना अधूरा। अच्छा। तो कोई बात नहीं, जब से एग्जामपुर को फॉलो किया, एक एनटीपीसी में वैकेंसी आई थी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में, जेई ट्रेनिंग की। तो एग्जामपुर से हम पढ़े हुए थे पूरा, उसका एग्ज़ाम निकला, CBT 1 निकला, उसका एग्जामपुर की वजह से ही निकला पूरा। नॉन टेक्निकल था वो, फिर टेक्निकल भी निकला, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ शायद हुआ, तो फाइनल लिस्ट में हमारा नाम नहीं आ पाया। कोई दिक्कत नहीं, मोटिवेट ही रहे तभी भी कि कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम ही तो बेकार हुआ। उसके बाद SSC में फेज़ 6 की होती है, जो सर के ही पढ़ाए हुए नोट से पढ़ के गए, वो वहाँ भी काम आए, वो भी क्लियर हुआ। दिल्ली में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन फिर उसमें कंडीशन कुछ ऐसी थी कि हम उनसे छोड़ नहीं पाए, मतलब ज्वाइन नहीं कर पाए। तो फिर हम वहीं रहे, बस आरआरबी एएलपी में ही आना था, तो आरआरबी एएलपी में ही आ गए। किस्मत लास्ट में RRB एएलपी वही शाही जॉब पाने की तमन्ना है ना? यस सर, वही थी, लास्ट में आपने एएलपी में सेलेक्ट ले लिया। एक बार आप हमारे एनटीपीसी स्टूडेंट के बारे में को बताएंगे कि हाँ आप किस तरह से फॉलो करिए, इसलिए कि लगभग सिलेबस जो है उनका और आपका जो सिलेबस है वो मिलता जुलता है। तो एक बार आप उनको बताना चाहेंगे कि हाँ एनटीपीसी के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, और आपके हाल ही में डेट भी लगभग फाइनल ही हो चुकी है, तो आप एक बार उनको कैसे मोटिवेट रहें, कैसे वो अपनी तैयारी करें, और क्या मतलब उसमें बीच में जो दिक्कतें आई उनको कैसे टैकल कर सकते हैं। बहुत दिक्कतें आती हैं, फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड आता है, फिर कभी कभी ऐसा आता है कि समय नहीं मिल पाता है तैयारी के लिए, कोई जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो एग्जामपुर की क्लासेस का टाइम टेबल पूरा देखो, किस टाइम कौन सी क्लास हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली अपना भी टाइम टेबल शूट करो। अगर आप खुद का टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो मुश्किल बहुत नहीं हो पाएगा। टाइम टेबल से ही जो भी होगा, सब कुछ टाइम टेबल से ही होगा। अपने स्ट्रेटेजी से चले, नोट्स बनाए अच्छी तरह, खुद से ही देखें कि हम किस चैप्टर में कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसे रिपीट करें, रिवीजन करें उसका बार बार, और एग्जाम्पल टीचर के एक एक बताए हुए नुस्खे को आजमाए अपनी लाइफ में। सुबह उठे, पूरा 100% फोकस है तो है, निकालना तो निकालना, और निकलेगी। एनटीपीसी की आरआरबी जो होगी निकलेगी, एग्जाम्पल की वजह से निकलेगी सारी की सारी। अच्छा, अब आप लोग में से जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग में से कोई ऐसा क्वेश्चंस हो जो आप पूछना चाहो, आपके सामने आप ही में से सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, तो आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हो। जल्दी से कोई भी एक भी बच्चा जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करें, आपको कुछ भी जानना हो कि कैसे उन्होंने फिर कोई ऐसा फेज, या फिर रीजनिंग की तैयारी कैसे किया, मैथ की तैयारी कैसे किए हैं, अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जानना चाहें तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं।
मैथ्स की कई बच्चों की आ रही है क्वेरी कि मैथ्स की आपने तैयारी कैसे की है और साइंस के लिए क्या करें। यहाँ पे दो आ रही है एनटीपीसी से रिलेटेड है कि आपकी मैथ्स की तैयारी और एक टाइम टेबल और एक आपकी रीजनिंग की तैयारी आपने कैसे की, एक बार बताइए। मैथ्स के लिए ज़्यादातर बच्चे मेरी तरह ही होते हैं। मैं पहले ही मैथ बेसिक तरीके से पढ़ रहा था, मतलब जो हम 10th क्लास में पढ़ते, लेकिन उससे नहीं हो पाएगा कुछ भी। अभिनंदन सर को हमने फॉलो किया, उन्होंने मतलब मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ही पूरा बदल दिया। लाभ और हानि के CI SI मतलब ऐसे ट्रिक बताए उसे कि चुटके बजाते ही सारे क्वेश्चन हो पा रहे थे। पूरा जिस मैथ में जिस भी चैप्टर पे आप कमजोर है उसे बार बार रिपीट कीजिए। अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स भी बनाइए जहाँ आप मेन चीज़ें लिखी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी वो सिर्फ वही मेन चीज़ ही पूछ लेता है कि वो वहाँ कैसे था, क्या क्या नहीं। पूरा अपना टाइम टेबल बनाए। टेस्ट सीरीज़ खरीदें, टेस्ट सीरीज़ करना मस्ट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से पिछला अगला सब रिवीजन होता रहता है, सारे क्वेश्चन अप टू डेट रहते हैं, हमें नहीं भूल पाते। तो प्रैक्टिस पूरी अच्छी तरीके से रहती है। GS साइंस वगैरह के जो सर पढ़ा रहे एक बार पूरे अच्छे से मेन बेसिक से नोट्स बनाइए अपने, रोज़ उन्हें रिवीजन कीजिए। और बस रात को जो सर की कुछ वीडियो भी आते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन देते हैं, उन्हें डाउनलोड कीजिए। सुबह रात को सोते वक्त साइड में चला के सो जाए, जैसे मैंने किया। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं तो ऐसे ही करता था। और रीजनिंग के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया? रीजनिंग के लिए एक बार शुरू में नोट्स बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लीजिए। सर की टेस्ट सीरीज है रीजनिंग की, वहाँ पे भी सेट होते हैं रीजनिंग के, उन्हें कीजिए बार बार। मतलब प्रैक्टिस में रहे। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ ना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे प्रैक्टिस में रखना। टाइम टेबल में ज़रूर रीजनिंग को 1 घंटा, दिन में 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी दे सकते हो, छोड़ना कुछ नहीं। हर दिन के टाइम टेबल में हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना टाइम होना चाहिए, पूरे का पूरा। अच्छा, और आप अब इस सफ़र को कहाँ तक ले जाएंगे? अब आगे कुछ करिएगा ALP से, या फिर उस ALP में ही रहना है, या आगे कुछ सोचे हो, करना है उसे, पाना है उसे? सोचे थे जय बनने का, लेकिन अभी यहाँ आके पता चला मुश्किल ही लग रहा। अब तो वैसे अब हो पाएगा हमसे या नहीं हो पाएगा, ट्राई करेंगे। फिर भी एग्ज़ामपुर का साथ तो रहेगा, या आशीर्वाद रहेगा एग्ज़ामपुर का। और देखते हैं अभी आगे क्या होगा। अभी कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं बनाई आगे की, लेकिन सोच रहे कि जेई की तैयारी करें। हम SSC जेई का सर का खरीदा हुआ हमने पेड कोर्स भी। अच्छा। और फॉलो कर रहे, लेकिन टाइम की तंगी के कारण पूरा नहीं हो पा रहा हमें, क्योंकि हमें लोको पायलट का भी पढ़ना है ना, उसकी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है। उसमें भी पूरी क्लास चल रही बाकायदा, सुबह 9 से 5 बजे तक हमारी उसमें क्लास रहती है। फिर आना भी, जो वहाँ पढ़े उसे पढ़ना भी, क्योंकि अभी 1 मंथ बाद हमारा एग्ज़ाम है लोको पायलट का ही। इंटरनली एग्ज़ाम हो गया हर मंथली कि बंदा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तो लेकिन देखेंगे, फिर भी खुद से नहीं करा पाए तो और किसी ना किसी को तो कराएंगे ही। मतलब भाई है, ताया चाचा लड़के, दोस्त भी है हमारे, कामरान रुमान वगैरह, फॉलो कहता रहता हूँ कि मैंने फॉलो करो एग्ज़ाम्पल को, पेड कोर्स खरीदो। मेरा जो पेड कोर्स है वो शेयर किया मैंने, दोस्तों को भी शेयर किया। वैसे करना तो नहीं चाहिए लेकिन जो भी है एग्ज़ाम्पुर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं फ्री में ही मिल रहा, मेरा बहुत टाइम बचा रहा है एग्ज़ाम्पुर। इसे फॉलो करो जितना भी हो सके। और लास्ट में कुछ? बस लास्ट में एक जब हम ज्वाइनिंग हुई थी तो पहली बार खुद से ही अंदर से एक शायरी आई, मतलब खुद पे ही, खुदा का हो करम खुद में हो दम तो सब करेंगे सुस्वागतम। अरे वाह, बहुत शानदार, बहुत सही, बहुत सही। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मेरी एक लाइन हमेशा मैं आपको बोलते रहता हूँ, और रियल में आपके अंदर वो है, बस उसको पहचानो। अगर ये भी अपने जॉब में सेटिस्फाई हो जाते हैं, उतने में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, कभी सेटिस्फाई होना मत। अगर कुछ प्राप्त कर रहे हो तो उससे कुछ बड़ा करने की चाह, उससे फिर कुछ बड़ा करने की चाह हमेशा अपने अंदर जगाए रखना कि हाँ कुछ बड़ा करना है। तो आप में है भी, उस पर मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि है तेरे वजूद में दम इतना, है तेरे वजूद में दम इतना कि तू जो चाहे वो पा सकता है, बस बहा दे पसीना एक बार। है तेरे वजूद में दम इतना कि तू जो चाहे वो पा सकता है, बस बहा दे पसीना एक बार, सफलता तेरे भी जद में आ सकता है। तो ये आपकी लाइनें जो हैं, आप लोग है यार, आपके अंदर वो जिल है, वो वही दिमाग इनके पास भी था, वही आपके पास है। बस मेहनत इन्होंने सही समय पे, सही तरीके से, सही प्लेटफॉर्म के साथ किया, तो इन्हें अपनी मंजिल मिल गई।
और आप लोग को भी अब बहुत जल्द डेट अनाउंस हो ही चुका है, लगभग आपकी एग्जाम्स आ रही हैं सभी। मार्च तक आपकी सभी एग्जाम्स क्लियर हो जा रही हैं। मार्च तक आपकी जेई की भी एग्जाम हो जाएगी, आपके एनटीपीसी के हाल ही में एग्जाम्स होने वाली हैं, और आपके बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अनदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उन सभी लोगों के लिए बस इतना है कि मेहनत करिए बस लगन के साथ और सही ट्रैक पे। एक ये होता है ना कि आप सही ट्रैक पे भी नहीं करते, बस वो भेड़ चाल की तरह हो जाता है, करते रहो करते रहो करते रहो। एक सही दिशा में आपका एक एक कदम होना चाहिए। अब आपको कहीं जाना है तो एक सही दिशा में आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो फिर अपने मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हो, और अन्यथा फिर दिक्कत हो जाती है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा आपके साथ, और फिर हम बाहर काफ़ी अच्छा लगा हमें एग्जामपुर पे आके। तो चलिए जैसे आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं मेरे डियर, और फिर कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो एक यही ऊर्जा के साथ, एक यही इसी जोश के साथ आप इस आगे अपने प्रिपरेशन को, अपने तैयारी को साथ ले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। कर एग्जामपुर तो एग्जाम